नमस्कार, वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम गुड गवर्नेंस के अंतर्गत जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि आरटीआई 2005। तो हमने जैसे पहले वीडियोज में बात कर ली थी आपका सुशासन का जो क्रियान्वयन कैसे होता है उस बारे में, और उसमें जो जवाबदेहिता था उसी के आधार पर आरटीआई को भी आपका सुशासन के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। तो सुशासन के अंतर्गत जो आरटीआई है या आरटीआई का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और आरटीआई एक्ट है क्या, इस बारे में आज हम क्लास चलाएंगे। और यह क्लास पूरी तरह से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रख के बनाई गई है, और आशा करता हूँ कि आप सभी पूरा वीडियो को देखेंगे और लाभ उठाएंगे। तो आरटीआई एक्ट है क्या? सबसे पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देंगे कि आरटीआई एक्ट आया कहाँ से और आरटीआई एक्ट क्यों लाया गया। तो यह कहानी है 1990 की, यानी कि 3 दिसंबर 1989 ईस्वी की। 3 दिसंबर 1989 ईस्वी में 3 दिसंबर 1989 ईस्वी में ऐसा क्या हुआ था? तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान बीपी सिंह जी ने एक संशोधन अधिनियम लाया था। उस दिन उन्होंने एक संशोधन अधिनियम लाया था जिस संशोधन अधिनियम का नाम था शासकीय गोपनीयता संशोधन अधिनियम, यानी कि शासकीय गोपनीयता अधिनियम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इसमें क्या था कि जो शासकीय वर्ग है उसकी जो गोपनीयता है उस पर कुछ सुधार की जानी चाहिए। बीपी सिंह महोदय का जो कहानी था, उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ बातें ऐसी है जो कि शासक में या शासन तंत्र में आने के बाद जनता को जानना आवश्यक है। उसी का अगला पड़ाव जब हुआ, सर्वोच्च न्यायालय में एक वाद आया था, सर्वोच्च न्यायालय में जो एक वाद आया था उस वाद को हम इसका मील का पत्थर मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो वाद था उस वाद को हम मील का पत्थर मानते हैं। यह वाद था ईसर ऑयल लिमिटेड बनाम हेल्थ उत्कर्ष समिति का। यह केस हुआ था ईसर ऑयल बनाम हेल्थ उत्कर्ष समिति के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें यह फैसला दिया था कि अब सूचना का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो सूचना का अधिकार है उसे सम्मिलित किया जाए, यानी कि अनुच्छेद 21 में सूचना के अधिकार को सम्मिलित किया जाए, क्योंकि इस मामले की जो सुनवाई हुई उसके पश्चात इसमें जो सूचनाएं थी वह नहीं मिल पा रही थी। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में हम सूचनाएं कहां से एकत्रित करें। तो सूचनाएं एकत्रित करने के लिए हमें एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जो सूचनाओं का आसानी से पहुंच होगा। आप जानते हैं कि जवाबदेहिता जो है सुशासन का सबसे प्रमुख लक्षण है, और सुशासन का क्रियान्वयन करने के लिए जवाबदेहिता का होना बहुत ही आवश्यक है। तो जो जवाबदेहिता है वो किस प्रकार की जवाबदेहिता होगी, तो उसी का एक जो आधार बिंदु है वह आरटीआई एक्ट है। यह आरटीआई एक्ट जो है 11 मई 2005 को लोकसभा में आया। 11 मई 2005 को लोकसभा में आया 11 मई 2005 को लोकसभा में आया और 12 मई 2005 को राज्यसभा में, और दोनों जगहों से पारित हो गया। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। इसमें आरटीआई एक्ट के अंतर्गत 6 अध्याय हैं, आपका 31 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। यहाँ तक आपका प्रारंभिक परीक्षा का जो फैक्ट है लगभग हो जाती है। अब मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख के जब ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको लिखने की कैपेसिटी भी आ जानी चाहिए।
तो लिखने की कैपेसिटी तब आएगी जब आप पूरी मैटर को जानेंगे। यह तो फैक्ट हो गया आपके पास कि 3 दिसंबर 1990 को बीपी सिंह सरकार ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम में संशोधन की घोषणा की थी और सर्वोच्च न्यायालय का एक वाद था ईसर ऑयल लिमिटेड बनाम हेल्थ उत्कर्ष समिति में। उसके पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सूचना के अधिकार को सम्मिलित किया जाए और 11 मई 2005 को लोकसभा में, 12 मई 2005 को राज्यसभा में यह पारित हो गया। और आप जान लें कि दोनों 15 जून 2005 में, यहाँ पर लिख लेंगे 15 जून 2005 में राष्ट्रपति का इसमें हस्ताक्षर हो जाता है। राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर कर देते हैं 15 जून 2005 में। और इस प्रकार से यह आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि आरटीआई एक्ट है क्या। दरअसल आरटीआई सूचना पाने का जो अधिकार है, कुछ लोग लिखते हैं सूचना का अधिकार, दरअसल इसका नाम सूचना पाने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि इससे हम सूचनाएं मंगाते हैं, इससे हमें सूचनाएं मिलती है। तो इसे हम सूचना पाने का अधिकार नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले सूचना पाने का कोई अधिकार हमारे पास था नहीं। तो इसका क्या है, सूचना पाने का अधिकार क्या है? यह भारत के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण, केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारें, जो भी सरकारें हैं, या जो सार्वजनिक प्राधिकरण है, या जो अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं, उनसे सूचना पाने का अधिकार मिल जाता है। इसमें सूचना पाने का अधिकार मिल जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है केंद्र सरकार जो भी योजनाएं चला रही है उससे संबंधित सूचनाएं आपको मिल जाएगी। राज्य सरकार जो भी योजनाएं चलाएंगी या जो कार्य कर रही है उसके संबंधित सूचनाएं मिल जाएगी। स्थानीय सरकारें यानी कि आपका ग्राम पंचायत, नगर निगम या पंचायत समितियों के अंतर्गत जो कार्य हो रही है उससे संबंधित सूचनाएं मिल जाएगी। मनरेगा वगैरह जैसे भी कार्यक्रम चल रहे हैं उन सारे कार्यक्रमों की सूचनाएं आपको उपलब्ध करानी होगी। तो यह जो सूचना का अधिकार है, यह सूचना का अधिकार है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है इस बारे में हम बात करते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों में क्या लिखा हुआ है इस बारे में हम बात करते हैं। तो इस अधिनियम के प्रावधानों में कोई भी नागरिक, कहा गया है कि कोई भी नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचनाएं मांग सकता है। इसके लिए सूचना का अनुरोध कर सकता है और जिसका शीघ्रता शीघ्र यानी कि जितनी जल्दी हो सके सूचनाएं उस तक पहुंचाने की जवाबदेहिता अपीलीय, जो सूचना का अपीलीय अधिकारी होते हैं या अपीलेट अथॉरिटी जो होते हैं, उन्हें सूचनाएं देनी पड़ेगी। इसमें एक डेट भी मेंशन है कि आप 15 जून 2005 के बाद अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राधिकरण से सूचनाएं मांगता है तो उसे 30 दिनों के अंतर्गत वह सूचनाएं प्रदान करना अनिवार्य है। इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण को व्यापक प्रचार करने के लिए भी कहा गया था कि इस अधिनियम के बारे में सभी लोगों को जानकारी नहीं है और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको पहुंचाने के लिए भी यह बातें उस समय हुई थी। 2005 की बात है, जब 2005 में आपका सूचना का अधिकार आया तो यह कहा गया था कि ऐसी व्यवस्था की जाए, इस प्रकार के प्रचार प्रसार हो ताकि लोगों तक सूचना का अधिकार क्या है इसकी जानकारी लोगों को हो और सूचनाएं एकत्रित करने में किस प्रकार से वे सूचनाएं एकत्रित करेंगे इसका जानकारी होगा। इसमें सभी को, जो भी केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारें हैं या सार्वजनिक प्राधिकरण है, उन्हें यह कहा गया कि अपने जो भी सूचनाएं हैं उसे कंप्यूटरीकृत किया जाए और सूचनाओं का
आदान प्रदान करने में जिससे सुविधाएं हो। तो यहाँ पर कहा भी गया था, इसके पश्चात दूसरा पॉइंट है वो है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को यह दिशा निर्देश दिया गया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को यह दिशा निर्देश दिया गया कि केंद्रीय स्तर पर आरटीआई का जो कानून है इसका व्यापक क्रियान्वयन किया जाए और व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। अधिनियम के अनुसार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाए और यह अपेक्षा की गई है कि सूचना आयुक्त जो होंगे या वे प्राधिकरण अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही ढंग से करेंगे, अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। यानी कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति इसमें होती है, सूचना आयुक्त होते हैं। यह संपूर्ण भारत में लागू है। उस समय 2005 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार या सूचना पाने का अधिकार लागू है। इस अधिनियम, जैसा कि हमने कहा कि 6 अध्याय 31 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं, इस अधिनियम के तहत क्या क्या उपलब्धियां आज तक हुई इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आरटीआई एक्ट के दायरे में सार्वजनिक सेवाएं आ गई। आपका नीतियां और कार्यक्रम सारी इसके अंतर्गत आ गई। इससे क्या हो गया, राजमार्ग परियोजनाएं, बैंक ऋण वगैरह जो भी थे उस बारे में लोगों को जानकारी मिलने लगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पहले बहुत सारे घोटालाएं सुनने को मिलती थी, परंतु अब वह घोटालाएं खत्म हो गई। आपका इससे जो भी मामले सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो, चाहे बैंक हो, चाहे आपका जो सरकारी कर्मचारियों का कार्यक्रम हो या उनके जो अनुदान हो, उस बारे में जानकारी सुलभ हो गई और कई ऐसे मामले भी उजागर हुए। तो क्या क्या मामले उजागर हुए इस दौरान, इसे भी हम पॉइंट में लिखेंगे। तो इस दौरान कर्नाटक के विदर्भ में, इस दौरान इस आरटीआई एक्ट का उपलब्धि यह था कि कर्नाटक के विदर्भ में एक गांव है, उस गांव का नाम है संतपुर। कर्नाटक के विदर्भ में एक गांव था, एक गांव है संतपुर। इस गांव में ऐसी क्या मामला बनी थी जो कि आपका एग्जाम्पल में लिखना जरूरी है। संतपुर गांव में मनरेगा का काम हो रहा था। संतपुर गांव में मनरेगा का काम चल रहा था और मनरेगा का काम में कई जगहों पे मनरेगा का काम वहां पर चलाया जा रहा था, परंतु उस काम में एक ही आदमी माने एक्स अगर एक जगह काम कर रहा है, एक जगह में काम कर रहा है, दूसरे जगह में काम कर रहा है, तीसरे जगह में काम कर रहा है, चौथे जगह में काम कर रहा है, इस प्रकार के मामले देखने को मिले। यानी कि एक ही आदमी एक ही समय में एक साथ कई जगहों पर काम करता हुआ दिखाया। यह आरटीआई एक्ट के जरिए ही मिला। यानी कि यह पूरी तरह से एक आदमी कैसे कर सकता है, एक ही समय में, एक ही दिन में, एक ही जगह, एक आदमी एक साथ में इतने जगहों में कार्य नहीं कर सकता। यानी कि यह पूर्ण रूप से फर्जरी था और यह जो काम हुआ था वह पूरी तरह से एक ऐसी घोटाला का बदबू देती है जो कि यहाँ पर हुआ था, क्योंकि कोई भी आदमी हो एक साथ में कई जगहों पर काम नहीं कर सकता। यह आरटीआई एक्ट का उपलब्धि के रूप में गिना जाता है। इसके पश्चात आरटीआई में हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, आरटीआई एक्ट के तहत इसमें जो संस्थागत ढांचे हैं, संस्थागत ढांचों के पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को भी बढ़ाया। इससे संस्थागत ढांचों में जो पारदर्शिता है और उसका उत्तरदायित्व है, इस बारे में बात की गई है। इसमें आपका जो जवाबदेहिता का बीजारोपण जो हुआ, इसमें जवाबदेहिता का जो बीजारोपण हुआ आरटीआई एक्ट के तहत, इससे नागरिकों में एक संतुष्टि और सशक्तिकरण की भावना के रूप में जागृत किया और नागरिकों को यह लगने लगा
लग रहा है या है अभी भी कि हमारा जो आरटीआई एक्ट है इसके जरिए हम किसी भी तरह का जो घोटाले होंगे या मिसकंडक्टिव होगा उससे हम जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें यह एक्ट इस कारण से भी त्वरित और प्रभावी भी है। तो आरटीआई एक्ट जो है उसमें इस प्रकार के लाभ भी हुए, यानी कि आपको अगर किसी काम को करवाना है उसके एवज में आपने देखा कि यह कार्य हमारे यहाँ हो रहा है और आपने इससे संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने का जो अधिकार है वह अधिकार आपको है। आपके गांव में जैसे कि सड़क बन रहे हैं, डोबा निर्माण हो रहा है, किसी प्रकार का काम हो रहा है तो आप आरटीआई दाखिल कर सकते हैं कि इसमें कितने लोग काम किए, कितने लोगों का अटेंडेंस बना या कितने इसके खर्च आने हैं और किस प्रकार से कार्य होने हैं। ये सारी बातें आपको इसमें पता हो जाती है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपको बहुत सारी सूचनाएं दे देती है, परंतु कुछ गोपनीयता वाली सूचनाएं आपको इसमें नहीं दी जा सकती है। यह भी इसमें मेंशन है कि कुछ गोपनीयता की सूचनाएं जो भारत की रक्षा संबंधी हो, जो भारत की इंटीग्रिटी पर खतरा हो या भारत की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाए, वैसी सूचनाएं आपको इसमें नहीं मिलेगी। तो आरटीआई एक्ट की उपलब्धियां जैसे हमने देखा कि कहीं कहीं जो घोटाले हुए उस घोटाले के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी मिल गई और उन घोटालों का निराकरण भी किया गया। प्रखंड स्तर पर कई प्रकार के कार्य होते हैं, जिला स्तर पर कई प्रकार के कार्य होते हैं। सभी कार्यों का अगर आप चाहें तो कुछ पैसे देकर, कुछ पैसे खर्च करके आपका आरटीआई के जरिए आप उनसे संबंधित सूचनाएं मंगा सकते हैं। यह आपका अधिकार है और हर नागरिक को अधिकार है। हर नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को सभी प्रकार के, चाहे वह किसी जाति के हो, किसी समुदाय के हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, एक फॉर्म भर के, अभी तो आरटीआई का ऑनलाइन फॉर्म भराता है, एक फॉर्म भर के आप उससे संबंधित सूचनाएं हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आरटीआई एक्ट के पास चुनौतियां क्या हुई। क्या चुनौतियां हैं आरटीआई एक्ट की और किस प्रकार की चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले जो चुनौती है वह है हमारे यहाँ जागरूकता की कमी। सबसे पहली चुनौती जो है वह जागरूकता की कमी है। हमारे यहाँ लोग जागरूक नहीं है। सरकार कानून तो बना देती है, सरकार ने कानून बना दी, परंतु आप अगर जागरूक नहीं है या आप जागरूक नहीं है तो आपको उस कानून की क्या फायदा, कोई अहमियत आपको पता नहीं चलेगी कि क्या आरटीआई है, क्या इलेक्शन है, क्या वोटिंग है। आपको जागरूक होना जरूरी है। जैसे इसी सुशासन में हम लोग पढ़ेंगे मतदाताओं के प्रकार। एक मतदाता होते हैं जो डायरेक्ट मतदान कर देते हैं, उसे कुछ पता नहीं होता है कि हम क्यों मतदान कर रहे हैं, बस वोटिंग करना है इसलिए वोटिंग करते हैं। एक दूसरे प्रकार के मतदाता होते हैं जो यह सोच के वोटिंग करते हैं कि हमें किसे सरकार बनानी है और किसकी सरकार होनी चाहिए और किस प्रकार से मतदान में पोलराइजेशन होता है। तो इसे जागरूक मतदाता कहते हैं और एक जो जागरूक नहीं है उस बारे में बात होती है। तो यहाँ भी सेम उसी प्रकार का टर्म यूज होता है कि एक तो जागरूकता की कमी होने के कारण आपको जो सूचनाएं चाहिए वो सूचनाएं आपको मिल नहीं पाती है और इस प्रकार का जो प्रचार प्रसार है वह कम हुआ है, जिसके कारण लोगों में जागरूकता की भी कमी है। क्या है कि हमारा अभी समाज का सभी वर्गों के पास, सभी वर्गों में यह जो है जागरूकता नहीं फैल पाई है। ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों के लोग जो हैं उस तक इस कानून की पहुंच नहीं हुई है, क्योंकि जो ग्रामीण समुदाय हैं उनके पास अपने जीविकोपार्जन के अलावे कुछ सोचने की फुर्सत भी नहीं। वे इस जिंदगी को जीते हैं इस प्रकार से कि उन्हें इसके अलावे और कोई काम करने का समय नहीं होता, या सही मायने में कहें तो उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं है कि आरटीआई एक्ट होता क्या है। आप किस प्रकार से आरटीआई एक्ट को आप लागू कर सकते हैं या किस प्रकार से आप आरटीआई एक्ट के तहत अपनी सूचनाएं को मंगा सकते हैं। तो यहाँ जागरूकता की सबसे बड़ी कमी है। दूसरी है शिकायत दर्ज करने की जो विधियां थी,
शिकायत दर्ज करने की जो विधियां हैं, शिकायत दर्ज करने की जो विधि है उसमें भी थोड़ा पहले प्रारंभ में 2005 के समय में एप्लीकेशन लो, एप्लीकेशन भरो, बैंक ड्राफ्ट लगाओ, तो इस प्रकार की जो थी उससे दिक्कत होती थी लोगों को सूचनाएं पाने में। तो इसमें क्या दिक्कत होती थी, सूचना की मांग जो करेंगे उसके लिए क्या बाधा आती थी। तो सूचना की मांग करने वाले लोगों को यूजर गाइड उनके पास थी ही नहीं, अवेलेबल थी नहीं। दूसरा बात है, आरटीआई के लिए जो आपको राशि देनी पड़ती थी या जो भुगतान करनी पड़ती थी उसके लिए आपको बैंक ड्राफ्ट देना पड़ता था या पोस्टल ऑर्डर देना पड़ता था, जो आसानी से सबकी पहुंच में नहीं थी, क्योंकि आपको चुनिंदा पोस्ट ऑफिस में ही आईपीओ मिलते हैं। और बैंक ड्राफ्ट बनाने में आप जानते हैं कि कितने तरह की बाधाएं आती है। बैंक में जाएंगे जब बैंक ड्राफ्ट बनवाने के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि इतने सारे वहाँ पर जो नौटंकियाँ होती है उस बारे में मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी भुक्तभोगी रहा हूँ। बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए मैंने पूरे रांची के सारे बैंक में घूम लिया, परंतु एक बार बैंक ड्राफ्ट नहीं बना था मेरा। अंतिम में एक पदाधिकारी को दया आ गया तो कहा, लाइए सर, मैं आपका ड्राफ्ट बना देता हूँ। तो सभी लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग कार्य करने पर विश्वास रखते हैं और कुछ लोग कार्य से भागते हैं। तो उन भागने वाले लोगों की बात मैं नहीं करूँगा। आज भी संस्थाओं में अच्छे लोग हैं जिसकी वजह से संस्थाएं अच्छी तरह से चल रही हैं। तो आप सभी ने जो देखा कि इसमें जो व्यवस्था है आपका शिकायत दर्ज करने की, उसमें जो अमाउंट लगती है उसके लिए बहुत ही आपको विधियां हैं जो जिस विधि के कारण यह फलीभूत नहीं हो पाता है। दूसरा है, जो सूचनाएं मिलती है, जो समस्याएं हैं, जो सूचनाएं मिलती है उससे संबंधित जो आंकड़े हैं उसमें भी कमी होती है। उन्हें आपको सही से 100% सूचनाएं आपको नहीं दी जाती है। ये भी एक यहाँ का कमी है जिसे हम सूचना के अधिकार का जो दुरुपयोग के रूप में मान सकते हैं। कहीं कहीं ऐसे भी मामले आए हैं कि प्रदत्त सूचना, ऐसी सूचना आपको मिल गई है जो सूचना इतनी निम्न कोटि की है जिसे आप पढ़ भी नहीं सकते सही से, जिसे आप पढ़ नहीं सकते हैं, जिसे आप सही ढंग से प्रिंट नहीं आया हो, या सही ढंग से आपका जिस मामले की आप सूचनाएं मांगे हैं उससे अतिरिक्त कुछ सूचनाएं आपको भेज दी गई हो। तो इसके लिए फिर आपको कोई अपीलीय अधिकार नहीं है। सूचनाएं जो उनके पास है वो सूचनाएं आपको दे दी जाती है। अभिलेखों का प्रबंधन जो होता है, अभिलेखों का जो प्रबंधन होता है उसका भी समुचित प्रक्रिया नहीं है। जो सूचनाएं आपके पास आनी है उसका कोई समुचित प्रक्रिया नहीं है। बाय पोस्ट आएंगे कि आपका डाक से आएगा कि क्या आएगा, उसके लिए एक प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है इसमें। और सक्षमकारी जो अवसंरचना है उसका भी अभाव है कि अगर सूचना नहीं प्रदान किया गया तो उसके पश्चात क्या होगा। सूचना का अधिकार तो आपको है, परंतु उसको सही ढंग से लागू करने का अधिकार नहीं। कहीं कहीं सूचना के अधिकार का दुरुपयोग का भी मामला आया। ऐसा भी माना गया है कि कहीं कहीं सूचना का जो दुरुपयोग है वो भी होता है। किस प्रकार से होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सूचना के अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। वे किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं, किसी भी संस्था के बारे में वे आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं ले लेते हैं और फिर उसे किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वह सूचनाएं पर दे देते हैं और उससे मोटी रकम की कमाई भी कर लेते हैं। दूसरी बात है कि ऐसी सूचनाएं ग्रहण कर लेते हैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी नेता के ऊपर, सूचना के अधिकार के तहत वह सूचनाएं हासिल कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें ब्लैकमेलिंग कर लेते हैं। तो इन तमाम बाधाओं और इन तमाम
चुनौतियों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार आपका लिए कहीं भी किसी भी प्रकार से खराब है। यह अधिकार का दुरुपयोग हमेशा लोग कुछ ना कुछ लोग करते हैं और उससे आपका सूचना के अधिकार में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो प्रदत्त की गई है सूचना का अधिकार, उसका आपको आपके दैनिक जीवन में भी फायदा है और आपके सभी प्रकार के कार्यों में फायदा है। और सबसे पहले तो हम विद्यार्थियों के लिए फायदा है, इससे एक प्रश्न आ जाते हैं। मुख्य परीक्षा में पिछला जेपीएससी में भी सूचना के अधिकार से प्रश्न आए थे। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम का मुख्य परीक्षा में भी सूचना के अधिकार से प्रश्न आए थे और आने वाले परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछने की संभावना 100% है। तो आप इस टॉपिक को नज़रअंदाज न करें। सुशासन के अंतर्गत सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर, ये सारी चीज़ें आपको जानने की आवश्यकता है और इसे जानें। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानें, जिससे आपका प्रारंभिक परीक्षा में आपको जो है सुविधा हो जाएगी। और इसमें कितने धाराएं हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूचियां हैं, इसे आप याद रखें। कब यह लागू हुआ, लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, राष्ट्रपति से कब सिग्नेचर हुआ, इस बारे में आप जानकारी रखें। इसके पश्चात आप एक अपने दिमाग में ओवरव्यू रख लें कि हमें अगर मुख्य परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। और जब आपके पास कंप्लीट ओवरव्यू हो जाती है तो किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती है। धन्यवाद, जोहार। और चैनल को सब्सक्राइब करें, कोशिश करें अपने दोस्तों तक शेयर करें और नए नए वीडियो का स्वागत करें। धन्यवाद दोस्तों।